तो अभी आप ये कह रहे हो कि अगला साल भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, युद्ध तो होना है, तो ये वाले जो इवेंट है विद इन 90 डेज होने वाले हैं। जो लोगों को ये लगता है कि मोदी जी कहीं जाने वाले हैं, नहीं जा सकते। कब तक नहीं जा सकते? उनकी स्ट्रगल को लोगों ने देखा है, सबसे बड़ी बात। वो कोई सोने का चम्मच लेके भी पैदा नहीं हुए हैं। ये बात फैक्ट है। हाँ। कि वो राहुल गांधी थे। हाँ। और वो यहाँ पहुंच गए। कब तक है मोदी जी की कुंडली में राजयोग? देखिए, राजयोग ये नहीं कह सकते कि खत्म होने वाला है। आप विपक्ष की चिंता बढ़ा रही हैं कि कहीं नहीं जाने वाले, उन्हें टेंशन हो जाएगी। तो मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, कभी भी हटे तो मोदी जी क्या करेंगे? मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि मोदी जी का जो स्वभाव है वो ऐसा भी हो सकता है कि हम झोला उठा के चल देंगे, वो बिल्कुल ही इन सब चीजों को त्याग कर दें। क्या कहती है इनकी कुंडली की? मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। अगर वो प्रधानमंत्री से आज हट भी जाए तो भी सत्ता पे पूरी उनकी पकड़ रहेगी। राहुल गांधी की कुंडली में क्या राजयोग है? लेकिन मुझे नहीं लगता वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये एक तरह का दोष होता है। इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ जो गौ हत्याकांड था, उसका दोष माने कि आप साधुओं के कर्ज को तो माफ कर सकता है कोई, बट गौ हत्या का जो कर्ज है वो नहीं माफ किया जाएगा। अच्छा, आपने राहुल और प्रियंका दोनों की कुंडली का जिक्र किया। दोनों में से कौन सी कुंडली स्ट्रांग है? प्रियंका गांधी जी। बहुत बड़ी परेशानियां बिहार इलेक्शन में आने वाली है। अच्छा, बहुत बड़ी परेशानी। मतलब ऐसा ये बिहार इलेक्शन होगा कि लोग याद रखेंगे कि यार ये इलेक्शन था, ये क्या हो रहा था। क्या सत्ता बदलेगी यहाँ? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, मुझे लगता है कि भाजपा आएगी। मामला ये है कि नीतीश सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। 100% कहना नहीं चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को कि ये तो नहीं होगा। जितने भी चेहरे अभी आप बोलेंगे, चाहे वो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, ये सब में से तो कोई मुझे नहीं दिख रहा है। और प्रशांत किशोर जी के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी, बहुत डिप्लोमेटिक होंगे। देखिए, अनिरुद्धाचार्य के भले ही फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, भले ही वो कह दे कि मैं गाँव का हूँ, ये तो मेरी लैंग्वेज है, बट आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको शब्द का सही होना चाहिए। मैं लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल एंटी हूँ। लेकिन इस समाज में महिलाएं भी हैं जो कहती हैं कि गाड़ी लेते हैं तो भी तो टेस्ट ड्राइव करते ही हैं। रिलेशनशिप को एक घड़ी साबुन समझ लिया है या एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव समझ लिया है? मैं वही कह रहा हूँ कि गाड़ी आप 3 साल बाद बदलते हो ना फिर। हाँ, तो आप पति को भी बदल दो। और इसी जन्म में अगर आप 100 लोगों से रिलेशनशिप बना रहे हो तो आप कैसे किसी के हो सकते हो? देश दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, कहीं आपदा है, कहीं युद्ध है, उसके बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि आगे इस देश में, इस दुनिया में क्या कुछ होगा, भारत की राजनीति में क्या होगा, भारत में जिस तरह से आपदाओं का दौर चल रहा है वहाँ पर आगे क्या कुछ होगा, आने वाले समय में चुनाव भी हैं, वहाँ पर क्या होगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष मार्तंड नितिशा मल्होत्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मैम, देश दुनिया में जो चल रहा है अगर हम देखें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपदा है, युद्ध है, क्या होने वाला है अभी आने वाले समय में अगर हम देखें? क्या कब तक चलेगा ऐसे? देखिए, पहले तो शुरुआत से शुरू करूंगी। हाँ। कि 2025 को इतना वो क्यों कहा जा रहा है। हमने कोरोना भी देखा, डेथ भी देखी, लेकिन 2025 पे ज़्यादा टिप्पणी हो रही है। 2025 में एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई जहाँ पे हम विक्रम संवत 2082 पे जाते हैं, जहाँ पे सूर्य राजा है, मंत्री भी राजा है। 100 साल के पीछे पंचांग में मैंने ऐसा नहीं देखा। दूसरा, ये साल ऐसा है जहाँ पे 9 के 9 ग्रह चेंज हो रहे हैं। अच्छा। सूर्य, शुक्र, बुध, ये तो मंगल, ये तो हर मंथ चेंज हो जाते हैं लगभग। कोई 40 दिन में, कोई 45 दिन में। 9 के 9 हमेशा नहीं होते, नहीं हो सकते, क्योंकि शनि 2.5 साल बाद होता है, गुरु 12 से 13 महीने में होता है और राहु केतु 18 महीने में होते हैं। तो इस साल 9 के 9 प्लैनेट चेंज हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि कभी भी 9 के 9 प्लैनेट एक साथ चेंज ना हुए हो। कभी ना कभी तो हुए ही होंगे। फिर इस पे एक और कंडीशन कि गुरु अतिचारी है। अतिचारी मतलब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। 2025 के शुरुआत होते ही वो थे वृषभ राशि में, अब वो गोचर कर रहे हैं मिथुन में, और नवंबर में वो पहुंच जाएंगे कर्क में। एक प्लैनेट जो 12 महीने एक राशि में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि वो 2 राशि को परिवर्तन करेगी। मैं इसमें था और इसमें पहुंच गया इस साल। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि वो एक ही साल में 3 राशियों में दिख रहे हैं हमें। तो ये भी बहुत ऐसी बात है जो संतुलन को बिगाड़ने वाली है। मतलब ये संतुलित बात तो नहीं हो सकती। फिर अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर, मैं शुरू से बोलती हूँ कि अंक शास्त्र में 9 नंबर था ही नहीं। पहले 1 से 8 तक की गणना थी, बाद में 9 को लाया गया। जब 9 यहाँ पे ऐड हुआ तो क्या किया गया
कि जब नो ऐड किया गया, यहाँ पे कुछ घटना घटित हो रही है, मतलब मृत्यु की तरफ आप बढ़ रहे हो और नया जन्म हो रहा है। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो नई चीज़ों की शुरुआत दिखाता है, लेकिन कुछ घटना को ख़त्म भी करता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ कि 9 नंबर जैसे पृथ्वी पुत्र है पृथ्वी का, मंगल ग्रह, तो जो भूमि जो उथल पुथल होती है, ठीक है, अगर नीचे की तह खिसक के ऊपर आ रही है और ऊपर की तह खिसक के नीचे जा रही है तो कुछ क्रिएशन हो रहा है। राइट। अगर उपजाऊ जमीन थी तो वो हो सकता है पथरीली हो जाए, और अगर पथरीली जमीन थी तो हो सकता है उपजाऊ हो जाए। तो मतलब कुछ ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो रहा है। तो 9 नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये मंगल है, तो मंगल और अमंगल दोनों ही एक ही प्लैनेट कर रहा है। शादियां भी मंगल करवाता है, लेकिन डिवोर्स भी मंगल करवा देता है। शादी के लिए मंगल ग्रह को जरूर देखा जाता है, अच्छा, कि कहाँ है, लेकिन डिवोर्स के लिए भी मंगल ग्रह को देखा जाता है। आपके करेज के लिए मंगल को देखा जाता है, लेकिन आप कितने डरपोक हो इसके लिए भी तो मंगल को ही देखा जाता है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी मंगल को देखा जाता है। अब ये मंगल का साल है। मंगल का साल बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि कुछ चेंज को ला रहा है, लेकिन आप कहेंगे हर 9 साल बाद तो मंगल का साल आता होगा, इस साल ही इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कई इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। अतिचारी होना, 9 के 9 ग्रहों का चेंज होना, सूर्य का ही राजा सूर्य का ही मंत्री होना। अब नेक्स्ट ईयर जब विक्रम संवत 2083 आएगा तो आप क्या चेंज देख रहे हैं? राजा बन रहा है गुरु और मंत्री बन रहा है मंगल, बट मंगल हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा। अगर न्यूमरोलॉजी में इस साल हमें मंगल मिला तो अगले साल भी जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हमें मंगल मिलेगा। अच्छा, एज अ मंत्री। और अगला साल किसका है? सूर्य का, टोटल नंबर 1। ये साल किसका है? मंगल का, लेकिन राजा कौन है? सूर्य। मंगल को, और मंत्री कौन है? सूर्य। तो हमें 2 प्लैनेट 2025 और 26 में मिले। तो अभी आप ये कह रहे हो कि अगला साल भी कुछ ऐसा ही होगा? अगला साल तो और घमासान होगा। अच्छा, अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 प्लैनेट को देखा। हाँ। और हमने क्या देखा? आजकल गुरुओं में भी बहुत विवाद हो रहे हैं। हाँ। धर्म में भी बहुत विवाद हो रहे हैं। और अगला साल तो होगा ही गुरु का। ओके, अगला तो साल तो होगा गुरु का। मतलब ये वो टाइम है जब आपको एक फिल्टर लग जाता है। अब वो फिल्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जो कूड़ा होगा बाहर निकलेगा और जो मेन चीजें होंगी वो छन के बाहर आ जाएंगी। तो क्या युद्ध जैसी चीजें भी आगे? देखिए, युद्ध तो होना है। ये तो चाहे हम नास्तिकमन उठाएं, चाहे हम भविष्यवाणिका उठाएं, चाहे हम बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां उठा लें, वो तो लिखा गया है। तो पॉइंट इज नॉट कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, युद्ध कैसा होगा, हमारे लिए कैसा होगा, क्वेश्चन ये। हाँ, भारत का क्या रोल रहेगा? क्या भारत को खुद से लड़ना पड़ेगा या उस तरह की समीकरण बनेंगे कि भारत किसी के साथ जाके लड़ रहा होगा या भारत अलग ही रहेगा? देखिए, पहले तो मैं बोल दूं, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो मोदी जी ने कहा है कि ये शांत नहीं है। हाँ, अभी मैं चुप हूं, बट ये आगे रिएक्टिव हो सकता है। अभी ग्रहण पड़ रहा है 7 सितंबर को, 21 सितंबर को। तो ये वाले जो इवेंट है विद इन 90 डेज होने वाले हैं। मतलब आतंकवाद फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आतंकवाद कुछ करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि पॉज ही तो लगा है ना। सही बात है। हम उसको पुश करेंगे और वीडियो फिर से चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो होने वाला है विद इन 90 डेज। ओके, कि युद्ध का वातावरण फिर से बन जाए। हाँ। बट फिर भी युद्ध होगा नहीं, लेकिन आंसर जो जाएगा वो एग्रेसिव ही जाएगा, क्योंकि राजा सूर्य है और न्यूमरोलॉजिकली अंक शास्त्र के साथ हम लोग मंगल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आंसर तो एग्रेसिव ही जाएगा। दूसरा, भारत की कुंडली में मंगल की महादशा भी शुरू हो रही है, तो ये तो पक्का है कि आंसर एग्रेसिव ही जाएगा, लेकिन युद्ध होगा ये मैं नहीं मानती। ओके, अग्रेशन होगा, मतलब तनाव हो सकता है, जैसे अभी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के समय, वैसा कुछ अभी होगा। वैसा कुछ होगा, और जिसमें क्षति तो हमारे से ही शुरू होगी ना, क्योंकि अगर कश्मीर में हमारे लोग ना जाते तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उनके मेन नॉर्मल लोग नहीं जा रहे ना, फर्क तो हमें पड़ता है ना, क्योंकि हमारे तो ऐसे लोग जा रहे हैं जिनका कोई इसमें कोई वो ही नहीं है। भारत के सामने चुनौतियां बहुत हैं, अगर हम देखें तो। देखिए, भारत की चुनौतियां बढ़ भी तो चुकी हैं। हाँ, क्योंकि अगर भारत का वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है तो 4th हाउस में आएगा केतु, और 10th हाउस में इस साल चल रहे राहु, जो मई में आए हैं, 18 मई को। अब जब केतु हमारे प्रजा में आएगा और राहु हमारे उसमें जाएगा कर्माज में, तो प्रॉब्लम तो आएगी, यानी जनता ही परेशान है।
यानी जनता ही विद्रोह कर रही है। चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, चाहे आप भूकंप में देखिए, चाहे आप किसी भी एक्टिविटीज में देखिए, प्रॉब्लम तो प्रजा में ही है। चाहे नीले ड्रम वाला बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा में अगर स्त्री को जलाया गया हो उसकी बात करें, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रजा में ही है। चाहे रेल दुर्घटनाएं, अब आप कहेंगे रेल दुर्घटनाएं तो होती रहती है। ये एयरप्लेन क्रैश हुआ था, एयरप्लेन बहुत बड़ा वो था, इतना था, है ना। और ट्रेन्स की भी अगर बात करें कि होती रहती, कई लोग कहते हैं ये तो होता रहता है, लेकिन आप कैलकुलेशंस तो करिए, जा कितने लोग रहे हैं, क्या इतने पहले गए हैं? तो इस साल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। और अगर मैं राहु के 10th हाउस की बात करती हूँ कि वो कर्म में है, वो सत्ता में है, अगर ये प्रजा है तो वो सत्ता है, तो राहु अगर सत्ता में आएगा तो महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा, यानी सत्ता भी तो हिलेगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाऊँ तो ऑफ कोर्स मेरी कुर्सी तो हिलेगी। आप कह रहे हैं कि भारत के सामने चुनौतियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप भारत का जो चार्ट है उसे मोदी जी के चार्ट से, क्योंकि आज के समय में ठीक है लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो राजा तो हैं ही वो। बिल्कुल मोदी जी ही हैं इस समय राजा। तो जो राजा है उनका चार्ट क्या कहता है, कितनी चुनौती उनके सामने आने वाली है, कैसे डील करेंगे? जी बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मोदी जी का जो बर्थ लग्न चार्ट बनता है, ये बनता है 17 सितंबर 1950 का, ठीक है। इनका वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट बनता है। अच्छा। इनकी प्रजा में आ रहा है राहु और इनकी सत्ता में आ रहा है केतु। अच्छा। अब मैं भारत की कुंडली अगर आपके सामने रखती हूँ तो वो वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है, ठीक है। प्रजा में आ रहा है केतु और सत्ता में आ रहा है राहु, ठीक है। जो लोगों को ये लगता है कि मोदी जी कहीं जाने वाले हैं, तो नहीं जा सकते। कब तक नहीं जा सकते? अभी तो नहीं जा सकते। 2025 जो लोग बातें कर रहे हैं कि अब तो ये 75 के हो जाएंगे और ये चले जाएंगे, कैसे जा सकते हैं? हम ये जरूर देख रहे हैं कि 2026 में उनकी जो महादशा अंतर्दशा में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो गड़बड़ है उनकी हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए गड़बड़ है? हेल्थ के लिए गड़बड़ है, या फिर वो खुद डिसीजन ले लें कि मैं जब बड़े लोग कह रहे हैं कि 75 में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए तो मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पद को छोड़ेंगे। ओके। पर एक बात बताइए, अगर वो पद छोड़ देते हैं तो हमारे सामने फेस कौन सा है? विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। और अगर वो विकल्प आ भी जाता है तो क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? जनता तो नहीं कर रही है। आधी जनता कह रही है कि मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधी जनता जिसमें सबसे ज्यादा यूथ है वो तो मोदी जी का फॉलो कर रहा है। और मैं कह रही हूँ मोदी जी में कमी क्या है? ऐसी कोई बड़ी कमी बताई जाए, क्योंकि सरकारी जॉब वाले उनमें कमियां निकाल रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन आप बताइए जो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमेशा हावी रहा है वो आज नॉर्मल उस पे गया है या नहीं? या अमेरिका की बात की जाए कि अमेरिका के चुनाव में उसको मोदी जी की जरूरत पड़ी, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी के संबंधों को लेके लोग कहते हैं, मैं वही आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे विश्व में अगर मान लीजिए अमेरिका को हम देख लें तो ट्रंप से आज के समय में हमारे संबंध वैसे नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उसके अपने निजी स्वार्थ हैं। ट्रंप है ना। हाँ, वो ट्रंप है। वो ट्रंप है, वो किसी से भी फ्रेंडशिप करने के उस पे है ही नहीं। व्यापारी है वो तो व्यापारी है, उसको जहाँ प्रॉफिट लगेगा वो वहां पे प्रॉफिट भी आएगा। हाँ। तो अब उनके बर्थ चार्ट को देखें तो सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है, केतु है, तो वो तो अपनी हरकतें दिखाएगा ही दिखाएगा ट्रंप। तो ट्रंप तो इस समय जो भी कर रहे हैं वो सब ड्रामा है और इनका बर्थ चार्ट डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब ये कुछ नहीं रहने वाली, इनका जो टाइम था बस इतना ही था, जितना इन्होंने कमा लिया, नेम फेम जो भी, अब वो कमा चुके हैं। अब इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है और 2025 इनके लिए बहुत गलत समय, एक महादशा अंतर्दशा के रूप में बहुत बुरा लेकर के आ रहा है। ओके। तो अब मुझे नहीं लगता कि ट्रंप आगे कुछ कर पाएंगे, या जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये बातें कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये चेंजेस ला रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप अमेरिका उधर के एरियाज का भी बर्थ चार्ट देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी चेक कर रहे हैं, वो भी टाइम उनका ठीक नहीं चल रहा ना। एक तो कंट्री का टाइम ठीक नहीं है, फिर कंट्री के राजा का टाइम ठीक नहीं है, तो हम उनको कहाँ पे ग्रो करते हुए देख पाएंगे? दोनों ही गलत बैठ गए ना। यहाँ पे राजा एक ऐसा बैठ जाता जिसका टाइम बहुत अच्छा होता, तो मैं शायद अमेरिका को एक अच्छे उस पर देखती। यहाँ पे राजा के साथ भी गड़बड़ है और जगह के साथ भी गड़बड़ है, तो आप उसको कैसे ग्रो करते देख सकते?
ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं मोदी जी पे। जी। मोदी जी के सामने आपने बताया कि चैलेंज है और जिस तरह की स्थिति है, भारत का चार्ट है, कैसे डील कर पाएंगे मोदी जी? मतलब क्या बोल रहा है उनका चार्ट? देखिए मोदी जी, इसीलिए तो मैं मोदी जी को इतना प्यार करती हूँ, मतलब मेरे बहुत फेवरेट है योगी जी, मोदी जी। हाँ। कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में वो ये जानते हैं कि कहाँ पे उनको चुप रहना और कहाँ पे उनको एग्रेसिव होना। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं ये तो इलेक्शन में वो वोट बैंक की चोरी है, बहुत सी बातें होती हैं। मैं कहती हूँ चोरी है या कुछ है, आप हमें विकल्प तो दीजिए। अगर आप मोदी जी से अच्छा कोई विकल्प दे सकते हो तो फिर वोट बैंक की चोरी पे बात हो सकती है कि अच्छा हमारे सामने तो बहुत अच्छा विकल्प था, ये तो चोरी हुई है। जब हमारे सामने विकल्प नहीं है तो चोरी किस बात की? सही बात है। बातें करने से कुछ नहीं होगा ना, आप विकल्प तो दिखाओ। मोदी जी की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं? मतलब आप ये देखिए ना कि आदमी अटैच हो जाता है, मिला भी नहीं है, ठीक है, हाय हेलो भी नहीं है, लेकिन वो घर में बैठा सुनना है, चाहता है, वो सुनना चाह रहा है। कोई उनके पीछे बोल रहा है, बुराई कर रहा है, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, और डिबेट हर घर में है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं जिससे भी मिलती हूँ उस हर घर में डिबेट है। सरकारी जॉब में अगर पिता काम कर रहा है तो वो बहस कर रहा है ये अच्छा नहीं है, अगर बेटा प्राइवेट में है या वो कुछ भी कर रहा है तो वो डिबेट कर रहा है नहीं वो अच्छा है, उसने ये किया, उसने ये किया। ये हर घर में हो रहा है। ये कुंडली में से कौन से योग होते हैं जो लोकप्रियता को बढ़ाते हैं? क्योंकि मैं आपके सवाल से जवाब से पहले अपना एक सवाल और ऐड कर रहा हूँ कि मैं कहीं किसी डिस्कशन में था, मैंने ये कहा कि भाई मोदी जी अभी आए ना, अब तो ठीक है प्रधानमंत्री हो गए, 10-11 साल हो गए जी, उस आदमी के नाम से लोग जुड़ गए थे 2014 में, जानते भी नहीं थे। ऐसा संबोधित कैसे किया जाता था? एक चाय वाला कौन सी घुट्टी तो नहीं पिला दी थी ना जनता को। बिल्कुल। तो वो कौन से योग हैं मोदी जी की कुंडली में? और उनके स्ट्रगल के पिक्चर्स या उनके स्ट्रगल को लोगों ने देखा है, सबसे बड़ी बात। हाँ। वो कोई सोने का चम्मच लेके भी पैदा नहीं हुए हैं, ये बात फैक्ट है। हाँ। कि वो राहुल गांधी थे। हाँ। और वो यहाँ पहुंच गए। हाँ। क्योंकि वो तो सोने का चम्मच लेके एक तरह से पैदा तो हुए ही थे, ऑब्वियस। अब इनके बर्थ चार्ट को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है। मुख्य ग्रह बनता है मंगल, ठीक है, जो चंद्रमा के साथ भाग्य में बैठा हुआ है। अच्छा। मैं ये सिर्फ इनके लिए नहीं बोल रही, अगर मैं किसी का भी बर्थ चार्ट देख रही हूँ और लग्नेश अगर भाग्य में आ रहा है तो मैं कहूंगी खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। तो इनका बर्थ चार्ट क्या है? मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो डाउनफॉल में भी ले जाता है, यानी जमीन के अंदर भी ले जा सकता है और जमीन से ऊपर भी उठा सकता है। अभी भी मैं बोल रही थी वो उलट पुलट कुछ भी कर सकता है। ये मंगल के हर चार्ट के लिए, जहां पे मैं उच्च का मंगल देख लूं लग्न से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड कुंडली देख लूं, ये मैं सबके लिए बोलती हूँ। ठीक है। अब इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने इतनी ग्रो करने के लिए अपने आप को इतना हैवी, मतलब कितना स्ट्रगल किया इन्होंने। और नीच भंग राजयोग, मतलब मैं नीचे से ऊपर तक जा रहा हूँ। नीच भंग राजयोग, जैसे एक राजयोग सुना होगा, विपरीत राजयोग। हाँ, एक विपरीत राजयोग होता है। विपरीत, उसमें क्या होता है कि 6ठे 8वें 12वें का मालिक जब 6ठे 8वें 12वें कहीं पे भी बैठ जाएगा तो विपरीत राजयोग बनेगा, मतलब विपरीत परिस्थितियों से उठा हुआ इंसान। ओके। जैसे आपने देखा बहुत गरीब घर में पैदा हो गया, रिक्शे वाले के घर में, और वो कुछ बन गया। तो इनकी कुंडली में था नीच भंग राजयोग। ओके। भले ही उन्होंने वो पॉलिटिक्स नीचता वाली या बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी अपनी लाइफ में, लेकिन आज वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं। आज लोग उनके कपड़ों पर, उनके भोजन पर, कि वो काजू का पराठा खाते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। लोग कुछ भी बोलते हैं। मतलब मेरा मानना है कि अगर मेरा प्रधानमंत्री है तो यार वेल ड्रेस रहे, बढ़िया पहने, बढ़िया दिखे। अगर वो पेन 50 रुपए का ले रहा है तो मैं खुद कहूंगी आप तो रख सकते हो लाखों की भी चीज, आप तो रखो, आप किंग हो। आपको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी तो करना है ना। बिल्कुल, आप किंग हो, हमें कैसे लगेगा कि हमारा किंग है? अगर वो कहेगा कि मैं मारुति 800 से चलूंगा, मैं इस गाड़ी से नहीं चलूंगा, तो ये तो मैं नहीं इसको लॉजिकली सही मानूंगी कि अगर आज मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं कहूंगी मैं मारुति से चल रही हूँ, मैं इस गाड़ी से नहीं चलूंगी। ये तो इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ। सही बात है। इसका मतलब मैं अपनी उसको एक्सेप्ट खुद ही नहीं कर रही हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही नहीं कर रहा, तो दुनिया मुझे क्या एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल सही बात है। तो वो जो कर रहे हैं वो कहाँ से गलत है? जब आप किंग हो तो किंग की तरह ही तो खाओगे, आपका डाइनिंग टेबल वैसा ही होगा, वैसा ही होना चाहिए, चेंज बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा, नीच भंग राजयोग इनका इतना एक्टिवेट हुआ कि चंद्रमा ने इनको सपोर्ट दिया। मतलब ये जो सोच लेते हैं ये वो करते हैं। अच्छा। भले ये बोले या ना बोले कि मैं ये करूंगा, लेकिन करते वही है जो ये सोच लेते हैं। मेहनती बहुत है
और ये हमने देखा है कि इतने टाइम से हमने उनकी कोई ऑफ छुट्टी कुछ भी नहीं देखा। वो नहीं। भले ही लोग कह रहे हैं वो हमारे सरकार के पैसों पे घूम रहे हो, मैं कह रही हूँ सरकार के पैसों से घूम रहे हो, कितनी आगे बढ़ा रहे हैं हमारे भारत को। ऐसा किसी और प्रधानमंत्री ने इतना आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं की। भाई अगर आप एक कमरे में बैठे रहोगे तो आप कैसी फ्रेंडशिप निभा रहे हो? कैसे फ्रेंडशिप निभाने के लिए हमें मिलना ही पड़ेगा। और मैं कहती हूँ अगर मैं ट्रम्प के साथ भी उनके रिलेशनशिप की बात करूं, वो तो अच्छी तरफ ही हाथ बढ़ा रहे थे। अगर वो हाथ ना बढ़ाते तो हमें कैसे पता चलता कि ट्रम्प ऐसा है। सही बात है कि वो एक बिजनेसमैन है, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने उसको ही फेवर को ही चुनेगा। सही बात है। और मैं अगर चाइना के साथ बात करूं तो चाइना भी ट्रम्प जैसा ही है। ये भी किसी का नहीं हो सकता, भी किसी का और पाकिस्तान भी किसी का नहीं हो सकता। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये तो किसी के नहीं हो सकते, और इनसे हमें कोई फायदा नहीं है और ना पहुंचने वाला है 26 में भी नहीं और 27 में भी नहीं। राजयोग का आपने जिक्र किया, कहते हैं कब तक है मोदी जी की कुंडली में राजयोग? देखिए राजयोग ये नहीं कह सकते कि खत्म होने वाला है। अच्छा। इनकी महादशा में बुध का अंतर आ रहा है जो इनके फेवर में नहीं है। मंगल और बुध एक साथ अच्छा काम नहीं करते हैं। ओके। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ थोड़ा डिफेम मिल सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अदरवाइज ये कहीं जाने वाले ये मुझे नहीं लगता। ओके। क्योंकि आपके सामने विकल्प क्या है? आप ये विपक्ष की चिंता बढ़ा रही हैं कि कहीं नहीं जाने वाले, उन्हें टेंशन हो जाएगी कि नहीं। आप मुझे बताएं कि या तो हमें मोदी जी से अच्छा कोई विकल्प दिया जाए, और अगर हमें मोदी जी से बुरे विकल्प पे जाना तो हम क्यों जाएं जो डिसीजन भी ना सही ले पाए। आज अगर आतंकवादी कोई घटना हो जाए तो कौन ऐसा नेता है हमारे सामने जो एक सही डिसीजन भारतवासियों के लिए ले सकता है। मेरी एक डिबेट हुई थी जहाँ पे लोगों ने बोला कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। मैं कहती हूँ एक राजा वो भी होता है जो अपनी प्रजा को भी बचाता है। जरूरी नहीं है कि मैं एक्शन लो के किसी चीज के ऊपर बदला ले लूं। मुझे अपनी प्रजा को भी तो देखना है, मेरे पास कितनी गन्स है, मेरे पास कितना डिफेंस से संबंधित कितनी चीजें हैं, हर चीज का कैलकुलेशन करके ही राजा एक्शन लेता है। और जब आप युद्ध में घुस जाते हैं तो उसका ये नहीं पता ना कि वो कब खत्म होगा। हम देख ही रहे हैं। रूस को लगा था कि वो यूक्रेन को निपटा देगा 2 दिन में निपटा देगा 2 दिन में, और अब तक चल रहा है। तो जैसे आपने फैसलों का जिक्र किया है, तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि मोदी जी की कुंडली में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उन्हें अचानक से बड़े फैसले लेने वाला, जैसे आप देखें ना कि उन्होंने बहुत बड़े फैसले लिए और लोगों को उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ होगा। जैसे अभी एक बिल आया, नोटबंदी भी बहुत बड़ा फैसला था। नोटबंदी भी बड़ा फैसला था। उसके बाद अभी ये फैसला है कि पीएम हो या सीएम अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, हाँ, जिसमें उन्होंने खुद को पीएम को भी उसमें रखा है कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और एक बात बताइए, अगर करप्शन है ज्यादा, अगर ऐसे रूल्स बनाए जाए तो इसको ये क्यों इंडिकेट किया जा रहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए किया जा रहा है? ये तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। आज के समय में सत्ता में कौन है? भाजपा जी। और भाजपा ये नियम ला रही है तो आपको चिंता क्यों करनी है? आप तो विपक्ष में बैठे हो, राइट? आप ये तो उनके भी तो नेता के ऊपर ये आएंगी ना चीजें। सबसे पहले तो वही आ रहे हैं। हाँ, और जनता कितनी बेवकूफ बनाई जाएगी। मैं कह रही हूँ अगर वो गलत है तो जनता क्या अंधी है? वो कुछ देख नहीं पा रही है। और ये कोई वैसा देश तो है नहीं कि राजा का शासन चलेगा और कुछ चलेगा ही नहीं। तो कौन से ऐसे युग हैं जो बड़े फैसले लेने में इन्हें? देखिए सबसे बड़ा जो इनके बर्थ चार्ट में विपरीत राजयोग, जो इनका नीच भंग राजयोग है, ये सबसे बड़ा ही मैं मानती हूँ। ऊपर से इनकी कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी सूर्य है और पंचम में जाके बैठा है, ये बुद्धि को तीव्र मानती हूँ। और पंचम भाव सत्ता से भी रिलेट करता है, पिछले जन्मों से भी रिलेट करता है, संतान से भी करता है, लेकिन कुर्सी से भी रिलेट करता है। पंचम भाव से हम कुर्सी को देखते हैं, तो कुर्सी तो इनके पास है ही है, ये लेके पैदा हुए ही थे। ओके। लेकिन मैंने क्या बोला कि मंगल वाला इंसान अमंगल भी कर सकता है और मंगल भी कर सकता है। हाँ, अगर ये सही डिसीजन ना लेते तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े डाकू भी हो सकते थे, बहुत बड़े गुंडे भी हो सकते थे, लेकिन आज ये बहुत बड़े नेता भी हैं। मैं मंगल के लोगों के साथ जैसे कहती हूँ कि एक बड़ा अधिकारी जो IAS ऑफिसर है वो भी मंगल से बनता है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, वो भी मंगल से बनता है। अभी आप बता रहे थे कि मंगल उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। वो उठाएगा जरूर, वो बड़ा बनाएगा जरूर। ये आपकी कुंडली में लिखा है कि आपके पास नीच भंग राजयोग है, विपरीत राजयोग, आप ऊपर तो जाओगे, लेकिन किस साइड ऊपर? बुरे के साइड ऊपर या अच्छे के साइड ऊपर? तो ये क्या, कहाँ पे इनको मिला
कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो इन्होंने अपने डिसीजन शुरू से सही लिए, इन्होंने मेहनत की उसके लिए, इनको ट्रॉल किया गया, इनको बुरा बोला गया, इनको चाय वाला बोला गया, इन्होंने इस पे कभी रिएक्शन नहीं दिया या इसको गलत नहीं समझा, उन्होंने हर हमले को हथियार बनाया। हाँ। और मैं आपसे एक चीज़ और, मोदी जी से संबंधित मेरा ये अंतिम प्रश्न है कि जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी जाएंगे, मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, कभी भी हटें, तो मोदी जी क्या करेंगे? मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, पर फिर मैं सोचता हूँ कि मोदी जी का जो स्वभाव है वो ऐसा भी हो सकता है कि हम झोला उठा के चल देंगे, वो बिल्कुल ही इन सब चीजों को त्याग कर दें। तो आप क्या कहती है इनकी कुंडली की? मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। अगर वो प्रधानमंत्री से आज हट भी जाए, हाँ, तो भी सत्ता पे पूरी उनकी पकड़ रहेगी, क्योंकि आपके सामने विकल्प ही नहीं है। डिसीजन लेगा कौन हमारे लिए? अच्छा, राहुल तो चाहे ये डायरेक्टर हो, चाहे ये हीरो हो, अभी हम उनको हीरो के उस पर देख रहे हैं, चाहे कुछ टाइम के बाद डायरेक्टर हो, भले ही फेस इनका ना हो, लेकिन रहने तो अभी यही वाले हैं। 2030 तक तो मैं इनको कहीं जाते नहीं देख रही। ओके। हाँ, 2026 इनके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है, जहाँ पे भले ही इनके साथ प्रॉब्लम्स आप कहिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स कहिए, या इनके ही नेता 2025 नवंबर से इनके लिए फूट डालना शुरू कर दे, जो 2026 लास्ट में हमें दिखे, लेकिन जाने नहीं वाले ये, जाने नहीं वाले। तो जो मोदी जी के विरोधी हैं वो थोड़ा सा अभी और वेट करें। और राहुल गांधी की कुंडली में क्या राजयोग है? देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली में राजयोग ना होता मतलब राजयोग तो हाँ ऑफ कोर्स है, वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, सबसे बड़ी बात है। राजीव गांधी के बेटे हैं, प्रधानमंत्री रहे, तो राजयोग तो उनके बहुत ये प्रधानमंत्री पद के लिए उस तरह का किसी संवैधानिक मैं उनकी कुंडली को बहुत अच्छे से देखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि कुंडली बहुत अच्छी है। अच्छा, कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और अगर उनकी लोग नॉलेज की बात करते हैं, तो मैं ये भी नहीं कहती कि उनके पास नॉलेज कम है, भले ही वो अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं सही कर पाते, मैं ये मानती हूँ उनकी कुंडली में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोल देंगे, कहीं पे भी कुछ भी बोल देंगे। तो ये एक नेता के लिए अच्छी बात नहीं है कि अगर मैं आज एज अ एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठी और मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो गलत है मेरी उसके लिए। लेकिन अगर आप उनके बर्थ चार्ट को देखते हैं, सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी के सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो ये एक तरह का दोष होता है, जिसे आप कर्ज कहते हैं, इसे आप पितृदोष माने, कुल देवी का दोष माने, या इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ जो गौ हत्याकांड था उसका दोष माने, कुछ भी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर उन्होंने कुछ भी एक्शन लिया होगा, कोई भी कर्म क्रिएट किया होगा, तो ऐसे ही तो नहीं कर दिया होगा। आज बहुत से लोग इस पे मुझे ट्रोल करते हैं कि बहुत से लोग पीपल के पेड़ कटवा देते हैं, गाय को मारा जाता है चमड़े के लिए, बहुत से लेदर उद्योग के लिए, तो क्या उनके साथ भी ये होगा? आप बात किसकी कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि जो 84 लाख योनियां हैं उसमें जो सबसे प्योरेस्ट योनि मानी गई वो गौ की मानी गई। इससे ज्यादा प्योरेस्ट योनि कोई भी नहीं है। संसार माना जाता है, संसार कहा जाता है। 33 कोटि देवी देवता खुद उसमें वास करते हैं। सरस्वती जी का जन्म गाय के मुख से हुआ है, ठीक है, और गौ का जन्म मनुष्य के जन्म से ठीक पहले आता है, क्योंकि जो पहला मनुष्य का जन्म है वो प्योरिटी से भरा हुआ है। बच्चा भगवान का रूप होता है। अब बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो अपने सेंसर पे काम करता है, तो वो डिसीजन लेता है ये गलत या ये सही, मतलब अपने कर्मों को शुरू करता है। तब तक उसके कोई कर्म नहीं है, अब कर्म शुरू हो रहे हैं। तो गाय का जन्म सबसे बड़ा प्योरिटी का बर्थ है, जिसपे देवी देवता भी वास करना चाहते हैं। भाई उनको वास मिला तो वो चाहते होंगे ना, उनको बोल तो दिया नहीं होगा जाओ जाओ वास कर लो। तो गाय का जो भी उनके हाथों से जो भी हुआ, भले ही आपने सत्ता के लालच में किया हो या प्रजा के लालच में किया हो, लेकिन वो गलत तो था। आप इसको किसी और ढंग से भी कर सकते थे। और ये कर्ज तो जुड़ा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि आप साधुओं के कर्ज को तो माफ कर सकता है कोई इसको, बट गौ हत्या का जो कर्ज है वो नहीं माफ किया जाएगा। फिर आपके पोतों के और पोती के दोनों के बर्थ चार्ट में ये आना, ये क्या दिखा रहा है? एक तरह से दोष दिखा रहा है। अगर ये कर्ज नहीं है तो उनके बर्थ चार्ट में क्यों है? एक पितृदोष वाली कुंडली अगर हमारे सामने लाई जाए तो उनके बच्चों में भी तो वो मिलता है ना। बिल्कुल। जैसे डीएनए है, हमारा डीएनए हमारे बच्चों में जाएगा, तो कुंडली का भी तो डीएनए चल रहा है। जो नाड़ी शास्त्र है, जो साउथ में बहुत उस पे माना जाता है, वो क्या है? वो एक तरह से डीएनए ही तो चेक करता है आपका।
कि आपके अंगूठे का वो थंब प्रिंट लिया, आपका डीएनए हमने खोज लिया। डीएनए खोज लिया तो हम निकाल सकते हैं कि इसके फादर ऐसे दिखते होंगे या ऐसे होंगे। तो जो इंदिरा गांधी के जो कर्म हमें मिले वो बच्चों के उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पापा ने मुझे प्रॉपर्टी दी है तो उनके जो बैड कर्मास है वो कहीं ना कहीं मेरे से कैलकुलेट होंगे। कब तक है राहुल गांधी का बुरा समय? अब तो उनका अच्छा समय आ रहा है, अब तो 30 उनकी तक तो नहीं आ रहा महादशा फिर। चेंज होने वाली है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री के लिए अभी भी उनको फेवर में नहीं रहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अब तो उनका अच्छा समय आ रहा है और वो अच्छे नेम फेम को अचीव करेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपने राहुल और प्रियंका दोनों की कुंडली का जिक्र किया, दोनों में से कौन सी की कुंडली स्ट्रांग है? प्रियंका गांधी जी की। अच्छा, राहुल गांधी जी की कुंडली से भी ज्यादा स्ट्रांग प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी। लेकिन दोनों की ही मैं बातों को सुनती हूँ तो मैं ऐसा भारत के प्रधानमंत्री पे दोनों को नहीं देखती हूँ, क्योंकि दोनों कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं, तो वो गलत है। वो उस राजनीति के उस दौर के जेनजी हैं, सॉरी। आप देखिए ना, प्रियंका गांधी जी भी कुछ भी बोल रही है। अरे आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप थोड़ी अपनी चीज़ों को भी तो रखिए। सही बात है। तो मुझे लगता है कि आपकी इच्छाएं इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए कि मैं नितिशा मल्होत्रा हूँ तो मेरी इच्छा क्या है, मैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे ऊपर उसका पूरा असर दिखना चाहिए। क्या 25 में राहुल गांधी के सामने कोई परेशानी खड़ी हो सकती है कि उनके पद को लेके, जैसे विपक्ष के नेता हैं या उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसे लेके कुछ ऐसा? नहीं, 2026 से उनका समय अच्छा आ रहा है। अच्छा, तो 2025 में थोड़ी बहुत परेशानियां हो भी, क्योंकि ये पूरा साल 2025 ग्रहण लग रहे हैं बहुत बड़े, और ये जो ग्रहण सूर्य ग्रहण लगने वाला है 21 सितंबर को, ये 18 साल बाद लग रहा है और इसके 18 साल बाद ही लगेगा। तो बहुत स्पेशल है ये ग्रहण। और ये हर नेता पर, जो भी पॉलिटिक्स में है, आप, मैं, जो भी, ये बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर विश्व की बात कर रही हूँ, सब पे अपना असर डालेगा। क्योंकि सिंह राशि में लग रहा है, राजा की राशि है, नेतृत्व करने की राशि है, सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है, तो ये सब पर असर डालेगा जो भी पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया था अभी, और मैं भी ये देखता हूँ कि राहुल गांधी करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। और जितना मैं, मतलब मुझे कुंडली देखनी तो नहीं आती, पर जितना मैं बाहर से समझता हूँ कि मोदी जी और राहुल की कुंडली में ये फर्क है कि मोदी जिस पत्थर को हाथ लगा दे वो सोना बन जाता है, और राहुल आज के समय में जिस सोने को हाथ लगा दे वो पत्थर बन जाता है। जी, सही कह रहे हो। ऐसा क्या तुलनात्मक अगर हम कुंडली से देखें कि क्या चीजें हैं राहुल की कुंडली में जो उन्हें? चार्ट तो राहुल जी का अच्छा है, नो डाउट, और मोदी जी का कंपैरिजन किया जाए तो उनसे कमजोर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें जो राजयोग हैं वो विपरीत परिस्थितियों वाले हैं। राहुल की, मोदी जी के में आप विपरीत परिस्थितियों में क्या डिसीजन लेते हो? मैंने आपसे बोला ना कि कुंडली को चेंज किया जा सकता है, आपने कहा नहीं किया जा सकता। मैंने क्या कहा? कुंडली को चेंज किया जा सकता है। क्यों? आपके डिसीजन क्या है? मैं फेल हो गई सपोज दैट, और मैंने बोला कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पढ़ना, ये मेरा डिसीजन हो सकता है। या मुझे दोबारा पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और मुझे एक बड़ी चीज को अचीव करना है शिक्षा से रिलेटेड, ये डिसीजन ही तो है जो आपको गिरा भी रहे हैं और जो आपको उठा भी रहे हैं। तो मोदी जी का जो मुख्य ग्रह का भाग्य भाव में जाना था, वो उनके भाग्य को क्रिएट कर रहा था और उनके डिसीजन उसको क्रिएट करते गए। और आप देखिए कहीं पे एग्रेसिव के साथ और कहीं पे बहुत डिप्लोमैट तरीके से भी उन्होंने अपने डिसीजन को सही रखा है। कहीं कहीं बहुत डिप्लोमैट रहे हैं वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डिप्लोमैट नहीं है, मैं कहूँगी है। अगर सारा ही सही हो तो फिर भगवान ना बने। लेकिन वो डिप्लोमैट डिसीजन भी देखा जाए, कई लोग कहते हैं कि वो अंबानी को बचा रहे हैं, वो उसको बचा रहे हैं, इसको बचा रहे हैं, मैं कह रही हूँ वो किसी को भी बचा रहे हैं। उसमें आपको क्या नुकसान और आपको क्या फायदा है, मुझे ये बताओ। आपको तो फायदा पहुंच रहा है ना, तो फिर वो किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों? अगर मैं 1 रुपए से 10 रुपए कमा रही हूँ और कोई 1 लाख से 1 करोड़ कमा रहा है, तो मैं उस पे क्वेश्चन करके अपने आपको नहीं देखूंगी क्या? हाँ, कि मैं भी तो 1 से मल्टीप्लाई तो उतना ही हो रहा है ना। कश्मीर में सेब के उत्पादन पर, फैक्ट्रियों पर बहुत सारा डिबेट हुई। मैं कहती हूँ उससे वहाँ के लोगों को, जनता को कितना काम मिला ये आपको नहीं दिख रहा। उसका फ्रेंड क्यों पैसा कमा रहा है ये आपको दिख रहा है। उन वहाँ के लोगों को ज़रूरत है पैसे की, क्योंकि आप पूरी सर्दी भर पैसा नहीं कमाते हो, तो आपके पास जो 6 महीने उसमें आपको स्टोर करना है, फूड भी,
कपड़ा भी, आपके पैसा भी, हर चीज आपको स्टोर करना। अगर उनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या तो आगे बढ़ते हैं और जी। चलते हैं बिहार। बिहार। बिहार में चुनाव है नवंबर में, 2-3 महीने बचे हैं। क्या बिहार का समीकरण क्या कह रहा है, क्या बिहार परिस्थिति है, में काल जाने परिस्थिति? से पहले हम ग्रहण पर थोड़ा सा बात कर हाँ, लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि 2 ग्रहण है और बहुत सेंसिटिव ग्रहण है। हाँ। और चंद्र ग्रहण तो भारत में देखा भी जाएगा, ये 7 सितंबर को है, 7 को जिस तो दिन सूर्य पितृपक्ष शुरू हो रहा है। 7 को 7 को सूर्य है या नहीं, चंद्र? 21 को सूर्य है। अच्छा, 7 को चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखेगा, और 21 को सूर्य ग्रहण है जो नहीं दिखेगा। ओके, लेकिन कुछ भी घटित हो रहा है तो वो इम्पैक्ट तो सब पे डालेगा, ठीक, चाहे मैं सो रही हूँ चाहे मैं जाग रही हूँ। राइट। तो पितृपक्ष जिस दिन से शुरू हो रहा है उस दिन से ग्रहण लग रहा है, और पितृपक्ष जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन सूर्य ग्रहण है। ठीक है। तो इस साल का पितृपक्ष भी देखा जाए तो स्पेशल है। अच्छा, ग्रहण क्या है? लोगों को लगता है कि ग्रहण बहुत बुरा है। जन्माष्टमी की रात, होली की रात, दिवाली की रात, बसंत पंचमी, ये कुछ डेज ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जब हम कहते हैं कि सभी दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे वो जो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर हर आत्मा आ सकती है। ये कहा गया है कि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी एंटिटी आ सकती है, लेकिन पृथ्वी की एंटिटीज कब जा सकती है? वो जब पोर्टल खुले होंगे तभी जा सकते हैं। हम अगर कहीं जाना चाहते तो हमें पोर्टल खुलने का वेट करना पड़ता है। ग्रहण का टाइम एक ऐसा टाइम रहता है जब सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति में एक सेंसिटिविटी देख रहे हो। जब वो सेंसिटिविटी आती है तो प्रकृति अपने सब दरवाजे, लॉक सिस्टम खोल देती है। तभी सारे योगी, मुनि, साधु, तांत्रिक इस समय साधना में जाते हैं, या अपने जो भी क्रियाएं वो करते हैं वो करते हैं। आपने सुना होगा ये ग्रहण की रात है, बड़ी स्पेशल है, ये पिक्चरों में भी हमने देखा बहुत सी जगह। ये बात फैक्ट है। और ये बात फैक्ट क्यों है? सपोज दैट आप पावरफुल इंसान हो, क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन है, और सूर्य है आत्मा। दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं जो साक्षात हमें दिख रहे हैं, और ग्रह हमें नहीं दिखते, हमें उसके लिए वो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमें दिख रहे हैं। अगर आप मोदी जी, अगर मैं सूर्य को मोदी जी मानूं और मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम कोई भी मंत्र करके या कुछ भी ऐसा काम करके उनको ऊर्जा दे रहे हैं, तो जब वो ग्रहण से बाहर निकलेंगे तो वो मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? उनको याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये मेरे साथ खड़े थे? बिल्कुल। और वो तो प्लैनेट है, वो हर एक शरीर में है। मेरे अंदर भी सूर्य है, आपके अंदर भी सूर्य है। तो वो अपने बच्चों को तो जानते हैं कि कौन कौन उनका बच्चा है, कौन उनकी हेल्प कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। दूसरा, ग्रहण का एक समय है जिसमें आपने सुना होगा मोक्ष काल, जो लास्ट का स्टेज होता है वो मोक्ष काल होता है। ग्रहण एक ऐसा स्टेज है जब आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो, और मृत्यु होने के बाद आप एक गर्भ में जाके जन्म ले रहे हो। तो ये पूरा जो टाइम है ये वो होल है जहाँ पे मृत्यु भी है और जहाँ पे गर्भ धारण भी है। जैसे अगर सांप अगर केचुली चेंज करता है तो वो ऊर्जात्मक हो जाता है, उसकी स्किन बड़ी चमकदार हो जाती है, वो फ्रेशनेस को फील करता है। तो ग्रहण वो स्टेज होता है जब वो मोक्ष काल आएगा, वो प्लैनेट मजबूत हो जाएगा। सपोज दैट मेरे को ये साड़ी पहने हुए 10 साल हो गए, अब अगर आज मैं नहा कर एक नई कपड़ों को, वस्त्र को धारण करने जा रही हूँ, तो एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर आप देखेंगे। बिल्कुल, बस वैसी वाली। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पहली बात तो बहुत अच्छा एक टाइम है, क्योंकि उसके बाद वो ग्रह आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि उस टाइम को यूज किया करते थे कि मैं मंत्र ऊर्जा दे रहा हूँ, फिर जो बाद में जो मुझे ऊर्जा चाहिए सूर्य से, चंद्र से, वो मुझे वो देंगे। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू या कोई भी और प्रोसेस जो वो करते थे। ठीक है। अब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य है राजा, प्रजा, मतलब जितना भी आप राजनीति देख रहे हैं या बड़े बड़े पदों पर आसीन, चाहे वो बड़े बड़े एक्टर्स हो, चाहे वो बड़े बड़े गुरु हो, जो बड़े पदों पर है वहाँ पे सूर्य काम करता है। चाहे वो IAS ऑफिसर हैं, चाहे वो मीडिया के बड़े पदाधिकारी है, कोई भी, चाहे वो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आप कह दो, तो सूर्य को जब भी ग्रहण लगेगा इसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा। इनफैक्ट हमारी आत्मा पर भी पड़ेगा। चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तब तक हमारे मन को ग्रहण लगेगा, यानी हमारा मन डाउन जाएगा। ठीक है। और चंद्र पानी से रिलेट करता है, वाटर एलिमेंट है, सूर्य अग्नि, फायर एलिमेंट है, यानी 2 एलिमेंट तो डिस्टर्ब हुए, फायर और अग्नि। तो अब आप देखोगे 90 डेज डिप्रेशन, एंजाइटी के केस बढ़ेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण डिवोर्स या लड़ाई झगड़े या कोर्ट से संबंधित विवाद बढ़ जाएंगे, पुलिस केसेस ज्यादा हो जाएंगे, या हो सकता है सड़कों पर ही लोग लड़ने लग जाएं।
या फिर कह सकते हैं कि जल से रिलेटेड, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश की कंडीशन देख रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, देख पंजाब। रहे हैं। अभी हमने समुद्र के किनारों को नहीं देखा है, ओके और पूरा समुद्र क्या है, चंद्रमा। ओके। तो अभी हम वो एलिमेंट भी डिस्टर्ब होते देखेंगे। अच्छा। ये आने वाले जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ये सब होगा। फिर हम सूर्य पे आते हैं। हाँ। तो क्या बिहार इलेक्शन जो इस 90 डेज के अंदर होने वाले हैं, हाँ। वो आप सोच सकते हैं कि बहुत नॉर्मल हो जाएंगे? बहुत बड़ी परेशानियां बिहार इलेक्शन में आने वाली हैं। अच्छा। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, मतलब ऐसा ये बिहार इलेक्शन होगा कि लोग याद रखेंगे कि यार ये इलेक्शन था, ये क्या हो रहा था। कोई एकता कपूर सीरियल बना के बैठ अच्छा। गई थी कि कौन मर रहा है, कौन जिंदा हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मतलब मैं इसलिए आपकी इस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले की खबर है अच्छा कि बिहार में 3 जैश के आतंकी घुसे हैं। अच्छा। तो मैं उसे वहां रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं, और अभी आने वाले समय जब बदलेगा तो यानी कि बहुत ज्यादा हंगामा, बहुत ज्यादा ड्रामा। हंगामा, लोगों का सड़कों पे उतर आना, एजुकेशन से रिलेटेड बवाल हो जाना, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ बिहार से रिलेटेड किस्सों का खुल जाना, बहुत चीजें होने वाली हैं। क्या सत्ता बदलेगी बिहार में? देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, मुझे लगता है कि भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, यानी कि हाँ। जो मौजूदा है। अब जो बिहार के लोग हैं वो मेरे हाँ। से डिबेट करने पे लगे हैं, भाजपा तो नहीं आ सकती। हाँ। बट हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे पास जो भाजपा की कुंडली में बन रही है, हाँ। वो बहुत स्ट्रांग बैठ रही है बिहार के ऊपर। और नीतीश की कुंडली, नीतीश कुमार जी का तो देखिए बहुत, क्योंकि कह सकते हैं कि उनकी कुंडली में अब कुछ बचा नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी की आपको कुंडली का वो दे देती हूँ। हाँ, क्योंकि तो- लोग ये कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि सरकार तो बन रही है, लेकिन अभी भी मामला ये है कि नीतीश सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे। 100% कहना नहीं चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऋषि मुनि, बहुत सी मैनिफेस्टेशन, बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। बट मैं नीतीश कुमार जी के लिए क्लियर हूँ कि वो सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश नहीं बनेंगे, लेकिन सरकार उनके गठबंधन की एनडीए भाजपा की बनेगी। राइट। ये है, रिपीट होगा रिपीट कि होगी, भाजपा और एनडीए सीएम बदलेगा। हाँ, सीएम बदलेंगे। ओके। और जो जितने भी चेहरे अभी आप बोले, चाहे वो चिराग तेजस्वी पासवान है, है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत जितने किशोर है। प्रशांत किशोर है, ये सब में से तो कोई मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा। कोई भी नहीं दिख रहा। ओके। और प्रशांत किशोर जी के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी, बहुत डिप्लोमेटिक कुंडली है, बहुत उनका डिप्लोमेटिक। काम ही ये था। अच्छा, वो बहुत इलेक्शन डिप्लोमेट मैनेजमेंट है। और वो सब। वो कब क्या चेंज कर दें, मैं आपको 31 अक्टूबर 1982 का बर्थ है इनको। हाँ। कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य, बुध, शुक्र और शनि और गुरु 5 प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हैं। अच्छा। पितृदोष इनको भी बहुत एक्टिवेट है। अच्छा। लेकिन ये जो कुंडली है, मतलब आप इनके लिए ये नहीं कह सकते कि ये कुछ भी करके कुछ कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। तो वो तो कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्शन मैनेजमेंट वाला काम करते थे। अच्छा। और ये पहले मोदी जी के साथ थे, फिर नीतीश के साथ थे, फिर कांग्रेस के भी साथ थे, ममता बनर्जी के इलेक्शन इन्होंने करे हैं। अच्छा। तो इनका तो रहा है कि ये कब क्या करेंगे। मतलब कौन सी चीज कहाँ से निकाल रहा है और कौन सी चीज कहाँ डाल देंगे। क्या राजयोग है प्रशांत किशोर के लिए? हाँ जी। सीएम बनने के चांस हैं कभी भविष्य में बिहार के? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सीएम बनेंगे। सीएम के लिए मैं 2 नाम आपको दे सकती हूँ। एक चिराग पासवान जी का है, जो भविष्य में कभी बनेंगे। जो भविष्य में कभी बनेंगे। हाँ। और एक उनका है जो उनके बेटे हैं लालू जी के, तेजस्वी यादव। ये बनेंगे दोनों कभी, बहुत लेकिन इस शान- बार नहीं। इस बार महादशा अंतरदशा पे चंद्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। हाँ। और दोनों ही एंटी प्लैनेट है। हाँ। तो कैसे बन सकते हैं? ओके। राजयोग के लिए मुझे महादशा को भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ। मतलब जब भविष्य में उम्मीद मैं है। राजा तो बनूंगी, लेकिन हाँ। महादशा मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं हाँ। कैसे बन सकती हूँ? ठीक है। तो चिराग पासवान जी मुझे नहीं लगता कि अब भी कुछ वो करने वाले हैं, लेकिन इनका बर्थ चार्ट चिराग पासवान जी का बहुत स्ट्रांग है और ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेंगे जनता के लिए भी, और एक अच्छे नेता साबित हो गया। अच्छे नेता साबित हो। और तेजस्वी यादव जी का बर्थ हाँ। चार्ट ले लेते हैं, मेरे सामने इस समय डिप्टी सीएम बने, लेकिन सीएम नहीं बन पा रहे, बहुत समय से प्रयास में है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव। इनका राहु चल रहा है, दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है और 2026 में इनकी राहु में बुध समाप्त होगा। अच्छा। देखिए राहु तो है पॉलिटिक्स का प्लैनेट, बुध बुद्धि का प्लैनेट है, लेकिन राहु और बुध महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता है और इनका बर्थ चार्ट वैसे भी बहुत महत्वाकांक्षी है। पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, मंगल 2nd हाउस में है और हमने देखा कि तेजस्वी जी पहले अपनी फील्ड की तरफ बढ़े, फिर इस फील्ड में आए।
वो तो इनको आना था क्योंकि सूर्य स्ट्रांग था, तो पिता के साथ रिलेटेड फील्ड में इनको आना था, वो हमें दिखता है। लेकिन ये बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, और बहुत महत्वाकांक्षी लोग भी कई बार लोगों को खटक जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप अपना फेस देखिए, अपना बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो आप दूसरों की नज़र में तो खटकते ही होता है, और जो सबसे ज़्यादा खटकता है उसी को हटाया जाता है। तो हटने तो ये वाले हैं, और इलेक्शन की जो डेट के आसपास जो इनका दशा भुक्ति मिल रही है वो इनके फेवर में नहीं मिल रही है। कर्मेश का सप्तम में जाना ये इन फ्यूचर तो बहुत अच्छी वो दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो महादशा अंतर्दशा, मतलब इनके डिसीजन गलत होने वाले हैं। राहु में बुध, जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया या कुछ बोल दिया या कुछ चीजें ऐसी खुल गई जो इन्होंने पहले गलतियां की थी, ये होने वाली हैं। और साथ ही साथ इनको केयरलेस बहुत होने वाले हैं कि अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरी सत्ता बहुत स्ट्रांग है, लोग मुझे फेवर कर रहे हैं, आज देखो मंच पे मुझे लोग कितना जयकारा लगा रहे हैं। इसके कारण, क्योंकि केतु इनके लग्न में, डिसीजन इनके गलत होने वाले हैं। जो आप कह रही हैं मैं उन्हें साथ साथ प्रमाण से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार अपडेट में रहता हूँ कि क्या चल रहा है। तो जैसे आपने कहा कि डिसीजन गलत हो सकते हैं, जैसे एक डिसीजन जो मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने अपने भाई को, मतलब निकाला तो इनके पिताजी लालू यादव नहीं, लेकिन ये अपने भाई से अलग हो गए हैं, बड़े भाई से, तेज प्रताप से। और तेज प्रताप का आज का ही बयान है कि जो 9वीं फेल अपने भाई का सगा नहीं हुआ वो आपका क्या सगा होगा, तो आपस में भाई भी वहाँ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह रही हैं कि वो सारी चीज़ें मुझे वैसे नज़र आ रही हैं कि हाँ आगे बड़े स्केल पे होंगी, लेकिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। और राहु जो सप्तम भाव में बैठ गया है इस समय 18 मई से इनके बर्थ चार्ट पे, वो ये दिखा रहा है कि ये भावुकता को तो इस समय बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकलिज्म में चले जाएंगे, जिसके कारण इनको क्षति पहुंचेगी। क्योंकि आपको दुनिया का कोई भी काम करना तो आपको बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो भी मैं गलत करूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ तो भी मैं गलत करूँगी। इस पॉडकास्ट की जब मैं शुरुआत करने वाला था तो मेरा पहला प्रश्न कुछ और था, लेकिन हमने शुरुआत कहीं और से करी। लेकिन अब वो जब हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं तो वो प्रश्न फिर से, कि जैसे मेरा सवाल ये है कि ज्योतिष हमारे से जुड़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन राजनीति में ज्योतिष की भूमिका क्या है, कितना बदल सकता है? क्योंकि जब राजनीति हम देखते हैं और राजनीति में होने वाले यज्ञ हवनों को देखा जाता है तो ये माना जाता है कि लोग बड़े बड़े पाठ कराते हैं सिर्फ अपनी जीत के लिए और उसके लिए। तो कितनी भूमिका ज्योतिष की होती है राजनीति में परिवर्तन करने के लिए? ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? कहते हैं कि मोदी जी ने रखा था। मोदी जी ने रखा। सिंदूर है क्या? सिंदूर है क्या? एक रेड रंग का एलिमेंट है जो हल्दी और सोडे या फिटकरी के उससे बना जाता है। और रेड कलर का जो एलिमेंट है पूरी तरह से मंगल है। शादी में सिंदूर के बिना, यानी मंगल कार्य के बिना कोई मंगल कार्य नहीं हो सकता, और सिंदूर के बिना शादी विवाह हो नहीं सकता। और ऑपरेशन सिंदूर, और ये साल मंगल का होना, और सितंबर मंथ भी नवा महीना है। ओके। साल भी मंगल का है, सितंबर मंथ भी नवा है, और ऑपरेशन सिंदूर भी मंगल के उस पे रखा गया है। अब आप देखेंगे कि ये जो नवा महीना है ये बहुत स्पेशल रहने वाला है। अच्छा। और अगर मोदी जी ने इसको सिंदूर रखा है तो वो बिना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखा गया होगा, मैं नहीं मानती। जब वो कहीं पे भी जाने से पहले हवन कराते हैं, केदारनाथ हमने उनको देखा कि वो एक गुफा में कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे, वो जहाँ भी जा रहे हैं। अमित शाह भी कुछ समय पहले दतिया गए थे हवन करा। हाँ, दतिया गए थे अभी। राहुल गांधी जी भी जब जीते उससे पहले उन्होंने पीताम्बरा माता का हवन कराया था। ठीक है। तो ज्योतिष, मैं कहती हूँ सिर्फ राजनीति में नहीं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप मेडिकल साइंस की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, हर जगह ज्योतिष है। क्यों महामृत्युंजय से एक बेड पे जो कीमो हो रही है जिसकी, या जो बिल्कुल उस पर चला गया है, जिसको कहा जाता है कि हो सकता है ये मर भी जाए, वो क्यों बच जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि ओम मंत्र का जाप महिलाएं नहीं कर सकती हैं, या बहुत से ऐसे मिथ्य फैलाए जाते हैं कि ये आप मत पढ़ो, ये ऐसे मत करो, ये वैसे क्यों नहीं कर सकती महिलाएं? मतलब पूछ रहा हूँ। देखिए, ओम जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरे ब्रह्मांड की है। और ओम जो निकला था वो शिव जी के 5 मुख से निकला था। ठीक है। तो वो एक मुख तो था नहीं शिव जी का, वो 5 मुखों से निकलने के कारण वो 5 तरह की आवृत्ति है। ठीक है। तो जो ओम मंत्र है वो 5 पंचाक्षरी मंत्र है, सिंगल ओम पंचाक्षरी मंत्र है। अच्छा। क्योंकि वो 5 आवृत्तियों से निकला है। हाँ। अलग अलग आवृत्ति सबकी थी।
जो यूनिवर्स का इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है और जो हर मंत्र के आगे लगते ही उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, स्त्री के साथ दो चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। एक तो मासिक धर्म उनकी लाइफ में आता है जो उनको चेंज करता है, हार्मोनल भी, मेंटल भी और फिजिकल भी। एक होता है गर्भधारण, ठीक है। ये भी स्टेज उनके लिए बहुत सेंसिटिव होती है। गर्भधारण एक ऐसा स्टेज है जो बेसिकली मृत्यु और गर्भधारण ग्रहण को प्रदर्शित करता है। मैं मृत्यु को और गर्भधारण को दोनों को ही एक ऐसा टनल मानती हूँ जो पूरी तरह से ब्लैक है और जहाँ पे एक आत्मा सिर्फ ट्रेवल कर रही है। अब आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, ऋषि मुनियों ने बोला कि इस समय मत करो क्योंकि आपकी बॉडी उस एनर्जी को नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो अब लोगों ने क्या कर दिया कि औरतें ओम मंत्र का जाप नहीं कर सकती। क्लियरिटी दीजिए कि हर औरत कर सकती है क्योंकि पार्वती जी कर रही हैं, राधा जी कर रही हैं, सीता जी कर रही हैं। अब लोग कहते हैं इन्होंने एजुकेशन नहीं ली है। मैं आपको पार्वती जी की गुरु बता सकती हूँ, सीता जी की गुरु बता सकती हूँ, राधा जी की गुरु। हर लेडी या हर पुरुष या स्त्री, चाहे वो देवी के फॉर्म में आई हो या वो नॉर्मल महिला, वो एजुकेशन ले रही है। शास्त्रों में प्रमाण सहित लिखा गया कि उनके गुरु का नाम ये था। वो जो गुरु की पत्नी थी वो उनकी गुरु थी। तो ये विदुषियाँ हैं, इनको एजुकेशन मिली है। लोग कहते हैं पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या की, वो तो आप बहुत बाद की स्टेज की बात कर रहे हो। प्रेम कोई 5 साल की लड़की को या 10 साल की लड़की को नहीं होता। प्रेम एक आगे की स्टेज है जब हम प्रेम को फील करते हैं। 5 साल की लड़की को कहाँ से प्रेम हो जाएगा? जो उनका ब्रह्मचारिणी रूप है, सेकेंड रूप माँ का, उसमें उनके हाथ में एक कमंडल और एक माला है और एक किताब भी कहीं कहीं दिखाई जाती है। वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अब लोग कहते हैं वो तो शिव जी के लिए वो कर रही है। 5 साल की लड़की को या छोटी लड़की को प्रेम कैसे हो सकता है? भले ही मुझे पता हो कि मेरा सोल पार्टनर मेरे सामने बैठा है, बट प्रेम हो जाएगा। प्रेम की एक आयु होती है, बिल्कुल महसूस की करने की एक आयु होती है। उसमें हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस को दिखाया गया है, बायोलॉजिकली उसको समझाया गया है। और छोटा बच्चा तो भगवान का रूप है, उसमें किसी के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता। हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये चीज़ ना तुम्हारी है, किसी को देना मत। स्कूल जा रहे हो ना, ये कॉपी अपनी लेके आना। तो जो भी हम सिखा रहे हैं वो हम सिखा रहे हैं। वो बच्चा सीख नहीं रहा है कि बच्चा अपने साथ द्वेष लालच लेके पैदा होता है, वो हम सिखाते हैं। ये तुम्हारी है, इसको फिनिश करो। तो हर चीज़ हम सिखा रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, उसके अंदर द्वेष है। लोग कहते हैं हमारा बच्चा ना बड़ा मतलब ये देखिए चीज़ नहीं अपनी किसी के साथ शेयर करता। अरे आप ही ने सिखाया है, आप ही ने सिखाया, आपसे उसके अंदर पैदा नहीं था, वो पैदा होते की चीज़ को लेके नहीं आया था, ये आपने सिखाया है। तो हम बीच में निकल गए थे ओम पर, वापस आते हैं जी। ज्योतिष और राजनीति की हम बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुरुओं को भी लाना चाहूंगी क्योंकि अभी आजकल गुरुओं पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। अभी हमने रामभद्राचार्य जी का देखा, उससे पहले अनिरुद्धाचार्य। देखिए अनिरुद्धाचार्य के भले ही फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, बट भले ही वो कह दे कि मैं गाँव का हूँ, ये तो मेरी लैंग्वेज है, बट आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको शब्द का प्रयोग सही होना चाहिए। क्योंकि गांव की स्त्री को भले ही उस चीज़ की आदत हो, पर जहाँ वहाँ पे जो हजारों स्त्रियां बैठी हो सबको इस चीज़ की आदत हो, ये ज़रूरी तो नहीं। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी बात नहीं करूँगी, उनको फिल्टर की ज़रूरत है। लेकिन प्रेमानंद जी के बारे में या रामभद्राचार्य जी के बारे में मैं, क्योंकि मैं दोनों को बहुत फॉलो करती हूँ। रामभद्राचार्य जी मेरे गुरु हैं और प्रेमानंद जी को मैं सुनती आ रही हूँ, और मैं उनके फेस से इस चीज़ को फील करती हूँ कि कोई ताकत तो है उनमें। भले किडनी वाली बात को मैं एक तरह से पीछे भी रख दूँ, बट उनसे मिल के जो फ्रिक्वेंसी फील हो रही है या जो उनका चेहरे में चमक है, कोई ना कोई बात तो है। मैंने भी जाके रात को 2 बजे दर्शन किए हैं उनके। आपने भी फील की होगी बहुत, मतलब कुछ तो है। नॉर्मल इंसान तो नहीं है जिससे हम रोजाना हम लोग मिलते हैं। लोग कुछ भी कहें कि आज उनका PR बहुत मजबूत है, उनका IT सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मैं कहती हूँ कुछ भी है। आप मेरी IT सिस्टम स्ट्रांग कर दो, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मेरी IT सिस्टम भी मुझे कहीं नहीं ले जा सकती। सही बात। जब तक मेरे में कुछ नहीं होगा, मेरी IT कितनी भी स्ट्रांग हो, आपको क्या कर लेगी? एक टाइम बाद IT तो राहुल गांधी की भी है। हाँ, एक टाइम के बाद दुनिया गिरा देगी। मैं इसे इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे सीधे वही ध्यान आया कि जैसे कांग्रेस के जो IT वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि व्यूज देखिए, एंगेजमेंट देखिए। पर ठीक है, आपकी एंगेजमेंट ज्यादा है बीजेपी वालों से, हो सकती है ज्यादा हो, लेकिन लास्ट में तो फिर आ ही जाता है ना कि इम्पैक्ट कितना है। जैसे हम कपिल को बहुत देखते ध्यान से या जो कॉमेडियन है उनको हम देखना पसंद करते हैं, तो राहुल गांधी जी में यूथ ये ढूंढ रहा होता है अब ये क्या बोलने वाला है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि फैन फॉलोइंग ज्यादा हो सकती है। तो वापस गुरुओं पे लौटते हैं, तो उसमें क्या? तो गुरु अभी अतिचारी हो रहे हैं।
हाँ। गुरु अतिचारी तो कोरोना काल में भी हुए थे, हमने बहुत सी चीजें उलट पुलट देखी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, शनि वक्री और मार्गी स्टेज में है, ठीक है, और गुरु भी वक्री और मार्गी स्टेज में। ठीक है। जब भी गुरु वक्री होता है तो शनि मार्गी की स्टेज पे आ जाता है, और जब गुरु मार्गी होता है तो शनि वक्री की स्टेज में चला जाता है। तो अभी हम ये चीज बहुत देख रहे हैं। शनि न्याय है और गुरु ज्ञान है। अभी क्या हुआ, जब गुरु अतिचारी होते हैं और वक्री मार्गी की स्टेज में जाते हैं, तो जो शिक्षित लोग होते हैं, जो नॉलेज से रिलेटेड लोग होते हैं, जो समाज में बड़े सामाजिक चीजों को चेंज लाने वाले लोग होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी की बात करूं या रामभद्राचार्य जी की बात करूं, इनमें ये चीजें होती हैं कंट्रोवर्सी। ये अब नहीं, ये पहले भी पहले देखा से गया। होती थी, पुराने समय से। हाँ, ऋषि मुनि जब भी ये वगैरह। शनि और गुरु का ये हाँ। चीजें शुरू होती है, होती है। इसका आंसर कुछ नहीं निकलने वाला, जितनी भी डिबेट्स चल रही हैं। हाँ, कोई ना उनके कोई पक्ष में होगा, कोई रामभद्राचार्य जी विरोध का में। कुछ बिगाड़ पाएगा, ना कोई प्रेमानंद। प्रेमानंद जी का कुछ बिल्कुल, बिगाड़ बिल्कुल। पाएगा। लेकिन ये चीजें कुछ नवंबर के बाद शांत हो जाएंगी। ओके। नवंबर तक ये कंट्रोवर्सी चलेगी, खींचा जाएगा अनिरुद्धाचार्य जी को भी और इसको भी उसको भी, उनके पक्ष में कुछ आएंगे, उनके विपक्ष में कुछ आएंगे, बट ये शांत हो जाएगी। ये समय परिस्थिति की वजह से, समय परिस्थिति की वजह वैसा से हो हो रहा है। और अगले साल सनातन धर्म, गुरु, ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि राजा गुरु बनने वाले हैं। ओके। तो ये जो गुरुओं की हम बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, अगले साल यही दिखेंगे आपको। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? सही बात है। और गुरु बिना संभव नहीं है ना मुक्ति। कहाँ जाओगे? आपको- बेसिकली मैं कह रही हूँ, चलो आप अहंकार की बात भी करते हो। पहली बात तो अहंकार हर उस इंसान में आ जाता है जो कहीं ना कहीं ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसमें बुराई क्या है? सही बात है। अगर उन्होंने कह भी दिया तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी जिसने पुराणों को शायद एक ही बार पढ़ा है अभी तक, मुझे आ जाता है। अगर मैं उनके मंत्र को इतनी बार जाप कर चुकी हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देती हूँ, मैंने तो पता है उनके मंत्र को इतनी बार जाप किया, तो अहंकार तो सब आ ही में जाता है कहीं ना कहीं। इंसान आ जाता है, इंसान है। इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ हम प्रेमानंद जी को देखते हैं, उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल वो नहीं दिया। उन्होंने दोनों के लिए बोला था, लड़कियों के लिए भी बोला था, लड़कों के लिए रामभद्राचार्य जी के भी बाद उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल वो नहीं दिया। और उसके बाद रामभद्राचार्य का भी ये बयान था कि मेरे पुत्र समान हैं। तो ये बातें बड़े लोगों की बातें हैं, मीडिया को या लोगों को या इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको मीडिया भी नहीं बचाएगा और आप भी नहीं गुरु ही बचाएंगे। बचाएंगे। ये गुरु ही बचाएंगे, और इनकी जरूरत है हमारे समाज को, क्योंकि मैं लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल एंटी हूँ। चलो कोई तो मुझे ऐसा मिला, वरना मैं जब एक दो प्रोग्राम में मैंने ये चीज बोली तो मुझे ये कमेंट आया कि आप तो थोड़ी वैसी सोच रखते हो। इसमें आप बताइए, मेरे बच्चों को मैं आज अकेले जाने नहीं देती हूँ कहीं पे। वो कहते हैं हम लोग घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ हम भी तो आपको घुमा सकते हैं ना, एक्सप्लोर तो हम भी आपको दे रहे हैं ना, तो आप अकेले क्यों जाना चाहते हो? मुझे लगता है कि आप अभी उस स्टेज पे नहीं हो जहाँ पे आप अपने अच्छा लिए सही डिसीजन को ले पाओ। जहाँ पे आपका फ्रेंड बोलेगा कि सिगरेट है, एक बार तू टेस्ट ही कर ले। मैं आपको अपने सामने टेस्ट कराने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी दोस्त के उस पे आपको टेस्ट कराने को नहीं तैयार हूँ। ठीक है। और लिव इन रिलेशनशिप क्या है? मैं कहती हूँ एक 27 साल का लड़का या 30 साल का लड़का अगर ये कहता है कि मैं थोड़े दिन देखना चाहता हूँ, वो एक स्टेज है जहां पे आप सिर्फ फिजिकल चीजों को नहीं वैल्यू करोगे, आप हर चीज को वैल्यू करोगे। लेकिन 20 साल की लड़की या 20 साल का लड़का वो वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिसने भी ऑर्डर पास किया, मैं कहती हूँ गलत है। सही बात। क्योंकि आप या तो एज डिफाइन करो, या आफ्टर 27 या आफ्टर 30 आप इस चीज को कर सकते हो। आप 20 साल के बच्चे से, मैं भी अगर 20 साल की होती तो क्या मैं गलत या और सही को परख पाती? नहीं। मेरे जो फ्रेंड्स कहते मैं उनको ही सुनती, पेरेंट्स को बच्चा बाद में ही सुनता है। और समस्या ये हो गई है ना कि जैसे आपने कहा कि मैं इसे नहीं मानती, लेकिन इस समाज में महिलाएं भी हैं जो कहती हैं कि गाड़ी लेते हैं तो भी तो टेस्ट ड्राइव करते ही हैं ना। उन जैसी महिलाओं को, मैं एक डिबेट में था और मैंने जब इस पे बात करी तो मुझे बोला गया कि आपकी अपनी सोच हो सकती है, उसकी अपनी सोच है। मैंने कहा भाई ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है। रिलेशनशिप को एक घड़ी साबुन समझ लिया है या एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव समझ लिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि गाड़ी आप 3 साल बाद बदलते हो ना फिर। हाँ, तो आप पति को भी बदल दो, साबुन तो खत्म हो जाता है, 2 महीने बाद दूसरा आ जाता है। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में जलाने को एक प्रतिक्रिया कहा गया कि बॉडी को जलाया ही जाएगा। हाँ। अगर बच्चा का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो उसको दफनाया भी जा सकता है और उसको बहाया भी जा सकता है। हाँ। लेकिन अगर आपका जनेऊ संस्कार हो गया तो अब आपकी बॉडी जलेगी। अगर लड़की की शादी नहीं हुई है, मतलब वो पूरी तरह से वो है, तो उसकी बॉडी को नहीं जलाया जाएगा, अदरवाइज जलाया जाएगा। ये दोनों के लिए बनाया गया।
मैं ये मानती हूँ, और मैंने इसको किसी बुक में ही पढ़ा है, किसी पुराण में ही पढ़ा है, कि ये जो हमारी बॉडी का एक एक चिप है ना, ये एक एक मेमोरी को रखता है। ओके। एक माँ अपने बच्चे को आंखों पे पट्टी अंधी होके भी जान सकती है मेरा बच्चा है। एक औरत अपने पति को हर तरह से पहचान लेती है, मेरा पति। आप 100 आदमियों को खड़ा कर दो, 1000 को खड़ा कर दो, मैं अपने हस्बैंड को पहचान जाऊंगी, ये मेरा हस्बैंड है। इनफैक्ट मैं अपने पापा को भी पहचान जाऊंगी, क्योंकि मुझे उनकी खुशबू, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक लंबे समय तक सेंस किया। हाँ, वो मैंने सेंस किया। जब आप बहुत सारे रिलेशनशिप बनाते हो तो आपकी बॉडी हर मेमोरी को रख रही है। सही बात। हमें लगता है कि नहीं रख रही है, सही बात है, बट वो जो क्रिया है, वो उस समय जो क्रिया हो रही है, आपकी मेमोरी पूरी उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती है। बिल्कुल। तो एक रिलेशनशिप के बाद जलाया जाता है कि आप इस मेमोरी से बाहर निकल के दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करने के लायक बनो दूसरे जन्म में। और इसी जन्म में अगर आप 100 लोगों से रिलेशनशिप बना रहे हो तो आप कैसे किसी की हो सकते हो? सही बात। हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी उस मेमोरीज को कंफ्यूज हो जाएगी कि मैंने मेमोरीज रखनी किसकी है। बिल्कुल सही बात। तो हमारी बॉडी हर एक चिप की तरह काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि सिर्फ दिमाग है भगवान ने हमें दिया, मैं कहती हूँ हमारा पूरा शरीर एक रोबोटिक चिप है जो हर जगह से काम कर रही है। काम कर रहा है। अंत में चलते चलते बहुत छोटा सा आंसर मैं आपसे लूँगा। ग्रहण की हमने बात करी थी, हम फिर आगे बढ़ गए। ग्रहण पे 1-2 उपाय बता दीजिए जो लोगों को करने चाहिए। ग्रहण का सबसे अच्छा उपाय है आप मंत्र जाप करो। आपको कोई भी मंत्र आता है, गुरु का, इष्ट का, ओम नमः शिवाय, सिर्फ और सिर्फ वो जो 9 बजे से लग रहा है और 1:40 तक वो जो टाइम है, आप सिर्फ मंत्र जाप करो। सोना कि नहीं, मुझे सुबह जॉब पे जाना है, मुझे तो सोना है, मेरा कॉलेज है, मुझे तो सोना है। जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वो सो सकते हैं, अदरवाइज सोना नहीं है। आप जितनी ऊर्जा उस ग्रह को भेजोगे, देखो चंद्र देव को ग्रहण है, मैं ये मंत्र आपको देती हूँ। देखिए, मंत्र हम अपने लिए नहीं करते। हम जब मंत्र करते हैं ना, उसके बाद उस मंत्र को उस देवी को या देवता को दान दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं कि ये आपका है, हमने आपके लिए किया, अब आप संभालो। क्योंकि मंत्र को एक ह्यूमन बीइंग नहीं संभाल सकता। लोग क्या करते हैं, हमने तो बड़ा मंत्र किया, हमने मंत्र नहीं किया, उसने करवाया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मंत्र हमें दान देना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। दान देना कहिए, समर्पित करना कहिए, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ, देना तो हमें पड़ेगा। बिल्कुल। हमारी बॉडी उसको नहीं रख सकती। सोना नहीं है, मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करिए। वो जो आपको जैसे चंद्रमा से रिलेटेड परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, तो आप चंद्र देवता का जाप करके देखिए। आपको उसके कुछ दिन बाद, 90 डेज, आफ्टर 90 डेज आपको लगेगा अब मेरा डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक स्थिति स्ट्रांग है पहले से ज्यादा। क्योंकि फिर वही बात कि जिसको आप बल दे रहे हो, जिसके आप बुरे समय पे खड़े हो, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। अब जिनको लगता है कि मुझे सत्ता में जाना है, मुझे अपने आत्मबल को स्ट्रांग करना है, मुझे किसी बड़े ऊंचे पद पर जाना है, वो सूर्य के मंत्रों का, विष्णु मंत्रों का, या जिस भी मंत्र का जाप करके देख लो। आप ना आपका आत्मबल स्ट्रांग हो जाए, ना आप सत्ता में या अपनी जॉब में या बिजनेस में स्ट्रांग पद पे चले जाओ, तो आप बोलो। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। तो नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ थी और उन्होंने बिहार की राजनीति, देश की राजनीति और देश विदेश में होने वाली घटनाओं को लेकर उन्होंने सब कुछ बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको ग्रहण पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जो टेस्ट ड्राइव वाले समर्थक हैं। आज तक आप लोग मुझे गाली दे रहे थे अब मुझे भी दीजिए कि मैं टेस्ट ड्राइव, मैं पुरुष होने की वजह से इस बात का विरोधी हूँ। लेकिन आज मैम के साथ बात करके मुझे लगा कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी ये सोच रखती हैं कि जो इस तरह की बयानबाजी है, जो इस तरह के लोग हैं, वो गलत हैं। देखिए, तो पुरुषों को ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। मैं कहती हूँ ऑर्थोडॉक्स तो दोनों में हो सकता है ना। सही बात है। और ऑर्थोडॉक्स होने में बुराई क्या है? मेरा बेटा ऑर्थोडॉक्स है तो मैं क्या उसमें बुराई ढूंढूंगी? आपको जैसा संस्कार दिया जाएगा आप वैसे चलोगे। हमारे में स्त्रियों को या पुरुषों को ऐसे नहीं अच्छा मानना चाहता, तो हम नहीं मानते। जिस समाज में अच्छा मानते होंगे। सही बात। हमारे समाज में नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या दिखाया? हमारे में विवाह संस्कार को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? इतने संस्कार, 16 संस्कार हैं हमारे। हाँ, और उसमें विवाह संस्कार को इतनी इंपॉर्टेंस देना, तो ऋषि मुनियों ने कुछ चीजों को समझा होगा ना, समाज शास्त्र को समझा होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं बना दिया होगा। क्योंकि मैं ऋषि मुनियों की हर एक चीज, हर एक किताब को, हर एक बात को लिखा हुआ प्रमाणित कर सकती हूँ, क्योंकि वो प्रमाण के साथ, लॉजिक के साथ लिख रहे थे। जो जेंजीज कहते हैं लॉजिक दो, मैं कहती हूँ पुराण पढ़ो, सारे लॉजिक लिखे। तो पढ़िए, लॉजिक आपको मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है या किसी भी तरह का आपकी कोई प्रतिक्रिया है, या आप
नीतिशा मल्होत्रा जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि मैम से आपकी सवाल का जवाब ले सकें और आपको बता सकें। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।